अध्याय 61। ठंडी हवा जोर से चल रही थी। पहाड़ की घाटी के बीच में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा खड़ा था, जिसने पहाड़ पर चढ़ने का पूरा रास्ता रोक दिया था। बहुत से लोग दरवाजे के सामने इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे। कुछ 3 या 5 के समूहों में इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। ठंड, तुम्हें क्या लगता है? शेन ली ने जिंग जी द्वारा खुद पर पहना गया फॉक्स फर कोट उतार दिया। उसे जिंग जी की बाहों में रख दिया। इसे खुद पहन लो। मुझे लगता है कि तापमान बिल्कुल सही है। शेन ली के शब्दों ने उसके आसपास के लोगों की आंखों को आकर्षित किया। जो लोग व्यापार करने के लिए इस महान स्नो माउंटेन में आते हैं, जिनके पास कुछ खेती नहीं होती है, ऐसे राक्षस होते हैं जो एक क्षेत्र पर शासन करते हैं। अमर खेती के संप्रदायों में विशेषज्ञ होते हैं। उनके शरीर आम लोगों की तुलना में सभी 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ ठंड भी अन्य स्थानों की तरह नहीं होती है, जो कि कुछ जादू की शक्ति भी है, जो कि बिना किसी तरह की भव्यता से बचती है। कोट और खुद को शिष्टाचार के बिना खुद पर डाल दिया। शेन ली को इंतजार करना पड़ा, इसलिए वह थोड़ा नाराज था। सामने के बड़े दरवाजे को देखकर पूछा, क्या आपने यह नहीं कहा कि जब यह अंधेरा हो जाता है तो दरवाजा खुलेगा? पथ के दोनों किनारों पर मशालें जलाई गईं। लोगों की धारा धीरे धीरे अंदर चली गई। पहाड़ी रास्ता लंबा था और मंजिल कहीं नजर नहीं आ रही थी। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। तुयत सोन के इस गोल्डन स्नेक दानव की पृष्ठभूमि ऐसी क्या है जो उसे इतना घमंडी बनाती है? मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। हान ची ने हंसते हुए कहा, इससे सिर्फ यही साबित होता है कि उसे खजाने खरीदना और बेचना पसंद नहीं है। हान ची ने कहा, इस सांप राक्षस की उम्र शायद मुझसे भी ज्यादा होगी। तुम अंदर जा सकते हो। इसे अपने बड़ों के प्रति सम्मान समझो। शेन ली को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तुमसे भी ज्यादा उम्र का? क्या यह प्राचीन काल का राक्षस है? हान ची ने शेन ली के सामने 4 शब्द सुने। उसका शरीर अकड़ गया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और भौहें सिकोड़कर बहुत देर तक शेन ली को घूरता रहा। शेन ली उस नज़र से इतनी डर गई कि उसने पीछे मुड़कर देखा। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि जिंगजी जिस व्यक्ति को देख रहा था, वह वही थी। शेन ली उससे पूछने ही वाली थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। शेन ली ने एक पल सोचा और फिर उसे दिलासा दिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं दिखता। यह भी गलत लग रहा था। शेन ली ने अपना सिर खुजलाया। उसे बताया कि भद्दे शब्द बोलना या लोगों को मारना ठीक है, लेकिन उसे दिलासा देने के मामले में वह वास्तव में थोड़ी असहाय थी। मैं कहना चाहती हूँ, दरअसल तुम्हारी उम्र, अगर तुम नहीं बताओगी तो कोई नहीं बता पाएगा। जिंगजी की भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई देखकर शेन ली ने उसके माथे पर थपथपाया और आह भरी। ठीक है, माफ करना, मैंने गलत बात कह दी। सचमुच, दूसरों को सांत्वना देने का यह घुमावदार तरीका उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? हान ची ने बहुत देर तक ध्यान से देखा, फिर हल्के से पूछा। थाम ली ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। उसने अपना सिर उठाया, झिंगजी की मुस्कुराती आंखों का सामना किया। उसकी थोड़ी घुमावदार आंखें नाचती हुई आग की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, जिससे शेन ली का दिल कांप उठा। उसकी धड़कन थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई। झिंगजी ने इस विषय पर ज्यादा समय नहीं बिताया। पहाड़ का रास्ता बहुत लंबा है। तुम्हारा घाव अभी अभी ठीक हुआ है। पहाड़ पर चढ़ना सुविधाजनक नहीं है। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। शेन ली बहुत देर तक स्तब्ध रही। अचानक उसे होश आया। वह थोड़ा पीछे हटी। यह ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद इस तरह चल सकती हूँ। जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वह मना कर देगी।
झिंगजी का हाथ और भी आगे बढ़ गया। तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। थाम ली के सिर हिलाने का इंतजार किए बिना हान ची ने थाम ली का हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से अभिनय किया। थाम ली अचंभित से हैरान हो गई, लेकिन उसके लिए अपना हाथ बाहर निकालना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हान ची ने उनके हाथों पर जादू कर दिया था, जिससे उसके लिए अपना हाथ बाहर निकालना असंभव हो गया, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे। मैं केवल उसकी परछाई देख सकता था, उसके कदमों का अनुसरण कर सकता था, कदम दर कदम आगे बढ़ सकता था। उसके बालों ने धीरे से शेन ली के गालों को ब्रश किया, जैसे कि वह चला गया था कि उसके सामने जिंगजी अब अतीत की जिंगजी नहीं लगती थी। उसके बगल में घास में एक छोटे से रास्ते के लिए, चलो इस तरह से चलते हैं। पफ पफ कुछ आवाजें। शेन ली ने अपना सिर देखने के लिए नीचे कर दिया, एक छोटी लड़की को जमीन से उठने के लिए संघर्ष करते देखा। छोटी लड़की खड़ी हो गई और उसके शरीर से धूल को ब्रश किया। उसके पीछे एक छोटी सी पूंछ हिलती हुई बोली, सामने मालिक का घर है, बाहर वालों का अंदर आना मना है, कृपया सूचित करें। दिव्य भगवान हान ची दर्शन देने आए हैं। छोटी लड़की ने एक क्षण के लिए हान ची को देखा, अचानक उसका पूरा शरीर अकड़ गया, उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी, उसकी आवाज एक मोहक महिला आवाज में बदल गई। ओह, दिव्य भगवान को यहाँ कौन सी हवा ने उड़ा दिया। शेन ली छोटी लड़की के परिवर्तन से चौंक गई, और जैसे ही वह थोड़ा सावधान हुई, हान ची ने उसकी ओर देखा और उसे सांत्वना दी। यह ठीक है, यह सिर्फ एक आत्मा संचार तकनीक है। अय्या, दिव्य भगवान एक सुंदर लड़की को भी लाए हैं, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ, जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। यह कहने के बाद छोटी लड़की ने अपना हाथ लहराया और हरे प्रकाश से जगमगाता एक मार्ग हान ची के पैरों के नीचे से झील के बीच तक फैल गया। शेन ली ने सोचा, क्या यह महान दानव गोल्डन स्नेक एक महिला है? उसने हरे रंग के रास्ते पर कदम रखते हुए पूछा। उसे लगा कि आसपास का दृश्य अचानक बदल गया है, और पलक झपकते ही वह झील के बीच में पहुंच गई। यह कोई महिला क्यों नहीं हो सकती? थाम लाई के कान के पास एक कोमल आवाज गूंजी। थाम लाई ने पीछे देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। एक खूबसूरत महिला एक भव्य लाल पोशाक पहने हुए, एक गोल पंखा पकड़े हुए उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुस्कुरा कर थाम लाई को देखा। यह गुलाम किम महिला विनम्र है। शेन ली को उन लोगों के बहुत करीब खड़ा होना पसंद नहीं था, जिनसे वह अभी अभी मिली थी। उसने एक कदम पीछे लिया। लेडी जिन हंसी, उसका शरीर जिंगजी की तरफ उड़ गया। वह युवती जिसे दिव्य भगवान यहाँ लाए हैं, बहुत अधिक सतर्क है। जिंगजी भी हंसा। लेडी जिन के सामने जाहिर है आप अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। दिव्य भगवान वास्तव में बुरे हैं। आप इस नौकर से ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाहर ठंड है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इतना कहने के बाद लेडी जिन मुड़ी और घर के अंदर चली गई। जिंगजी ने भी उसका पीछा करने का इरादा किया, लेकिन उसे शेन ली के हाथ से खींच लिया गया। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या यह व्यक्ति वास्तव में ठीक है? हान ची ने थाम ली के शब्दों के अर्थ पर विचार किया और मुस्कुराते हुए पूछा, आप समस्या के किस पहलू की बात कर रहे हैं? शेन ली ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्या वह आकर्षण तकनीक जैसा जादू जानती है? जिंगजी ने यह सुना और अपना सिर नीचे कर लिया, हंसते हुए मानो वह इतना खुश था कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने शेन ली के सिर को थपथपाया। चिंता मत करो, मैं बहकावे में नहीं आऊंगा। ये शब्द बहुत अंतरंग थे। शेन ली ने उन्हें सुनकर शर्माया। जिंगजी ने शेन ली के बालों का एक ताला पकड़ा और उसे घुमाया, धीरे से बुदबुदाया, लेकिन अगर वह आकर्षण तकनीक जानती है, तो चिंता करने वाली चीज मुझे ही होगी। छोटी सी इमारत में, हालांकि गर्म करने के लिए कोई आग नहीं थी,
कमरे के अंदर और बाहर का तापमान वास्तव में एक अलग दुनिया था। जिंगजी ने अपना कोट उतार दिया और उसे अपने पास खड़ी छोटी लड़की को दे दिया। लेडी जिन पहले से ही मेज पर बैठ गई थी। मेज पर एक शतरंज की बिसात थी। उसने शेन ली की ओर हाथ हिलाया। मिस, क्या आप इस नौकर के साथ कोई खेल खेलना चाहेंगी? माफ करना, शेन ली की शतरंज की कुशलता कम है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेडी किम ने मुंह बनाया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए खेलते हैं, दिव्य प्रभु। हान ची हंसा, लेकिन कोई हरकत नहीं की। किम नोंग ने शतरंज की बिसात एक तरफ रख दी। अगर कुछ करने को नहीं है, तो ताम बाओ पैलेस मत जाओ। बताओ, थान क्वान को क्या परेशानी है जिसे तुम भी हल नहीं कर सकते, और तुम्हें नोजिया आना पड़ रहा है? क्या मिस किम के पास उसे ठीक करने का कोई तरीका है? सुंदर महिला बीमार? किम नोंग तो थाम ली के सामने चले गए, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। ओह, उसका रंग कमजोर है। मुझे लगा कि वह पहले गंभीर रूप से घायल हो गई होगी, लेकिन उसकी चोटें ठीक हो गई हैं। अब कोई और समस्या नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे कौन सी बीमारी ठीक करवाना चाहते हैं? उसकी जादुई शक्ति अभी तक ठीक नहीं हुई है, और उसकी पांचों इंद्रियां कभी कभी गायब हो जाएंगी। ओह, यह वाकई अजीब है, लेडी जिन ने हंसते हुए कहा। आओ, युवा महिला, इस नौकर को अपनी नब्ज लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ। शेन ली ने बताए अनुसार अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेडी जिन ने अपनी आस्तीन ऊपर की। जब उसने शेन ली के हाथ पर बदसूरत निशान देखा, तो वह थोड़ा हैरान हुई। कैसे? तुम इस तरह घायल कैसे हो गए? उसकी उंगली ने हल्के से उस झुर्रीदार त्वचा को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसकी उंगली तुरंत वापस आ गई। तुम्हारी त्वचा इतनी क्यों जल रही है? क्या यह गर्म है? आपके लिए उस पर झटका। वह ऐसा लग रही थी कि वह एक बच्चे को सहला रही थी। क्या यह महिला दानव उसे चिढ़ाती थी? शेन ली के मुंह के कोने ने ट्विचिंग की। धन्यवाद, यह अब और चोट नहीं पहुंचाता है। अब केवल लेडी जिन ने गंभीरता से अपनी नाड़ी को लिया, और शेन ली ने केवल एक बहुत ही पतली महसूस की, जो कि उसके शरीर से पहले ही काम कर रहा था, लेकिन वह काम कर रहा था। एक दूसरे को नहीं देखने के लिए दिव्य भगवान पहले की तुलना में इतना अधिक बेकार क्यों है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की रक्षा करने में असमर्थ है। मिस, आप इस तरह से घायल हैं, और आप मुझे आपके लिए तरस खाते हुए नहीं देख सकती। आप इतनी ठंडी और हृदयहीन हैं। हान ची ने बस अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराई, एक शब्द भी नहीं कहा। यह देखकर कि हान ची ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेडी किम ने थाम ली से कहा, मिस, उसका पीछा करना निश्चित रूप से मजेदार नहीं होगा। आप उसे लात मारकर दूर क्यों नहीं कर देती और इस नौकर का पीछा क्यों नहीं करती? एक महिला के रूप में यह नौकर बहुत विचारशील होगा। शेन ली के माथे पर चुपके से पसीना आ गया। वह आखिरकार समझ गई कि हान ची ने दरवाजे में प्रवेश करने से पहले क्या कहा था। यह सुनहरा सांप दानव पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक रुचि रखता है। ओह, किम नोंग ने अचानक सोचा और कहा, तो यह बात है। थाम ली ने ऊपर देखा। किम नोंग ने कहा, मिस एक फीनिक्स है। इस सेवक के अनुसार कुछ समय पहले ही युवती ने निर्वाण में प्रवेश किया होगा। तार्किक रूप से उसके शरीर और आध्यात्मिक शक्ति दोनों में वृद्धि और परिवर्तन हुआ होगा। हालांकि उसके शरीर में एक ऐसी वस्तु प्रतीत होती थी जिसमें बहुत शक्ति थी। जब युवती निर्वाण में प्रवेश करती है, तो उसके पुनर्जन्म ने इस वस्तु को जला दिया और उसे उसके रक्त में मिला दिया। यह वस्तु और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति परस्पर अनन्य थी। दोनों पक्ष एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिससे युवती अस्थायी रूप से अपनी जादुई शक्ति खो देती है, और उसकी 5 इंद्रियां कभी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और कभी अच्छी हो जाती हैं। अगर इसे बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाए, तो यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।
और शायद युवती वास्तव में अपंग हो जाएगी। शेन ली को उस दिन की उलझन याद आई जब उसकी पांचों इंद्रियां खो गई थी और उसका दिल बैठ गया। अब एकमात्र तरीका युवती के शरीर में दो शक्तियों को मिलाना और उसकी मेरिडियन को साफ करना है। तभी युवती का निर्वाण पुनर्जन्म वास्तव में पूरा हो सकता है। शेन ली की आंखें चमक उठीं। क्या मिस जिन के पास कोई रास्ता है? यदि मिस किम मदद करने को तैयार हैं, तो शेन ली निश्चित रूप से भविष्य में उनका कर्ज चुकाएगी। मिस किम ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। इस नौकर के पास वास्तव में एक तरीका है उसे चुकाने के लिए। क्या मिस उसे अपने शरीर से चुका सकती है? यह मामला। शेन ली का गला अचानक भर आया, लेकिन उसने हान ची को बोलते सुना, बाहरी आकाश में तारे हाल ही में थोड़े चमकीले हो गए हैं। अगर लेडी किम शेन ली का इलाज करने को तैयार है, तो हान ची उसे चुकाने के लिए सितारों को चुनने को तैयार है। लेडी किम की आंखें चमक उठीं। ओह माय, ओह माय, ओह माय। हजारों साल पहले बाहरी आकाश में तारे थे। चाहे मैं कितनी भी विनती करूं, ईश्वर मुझे नहीं देते थे, लेकिन इस बार आप इतनी आसानी से मान गए। वह मुस्कुराई और बोली, पहले मुझे लगा कि मैंने आपको गलत समझा था, ईश्वर। अब पता चला है कि आप वास्तव में इस लड़की को महत्व देते हैं। दैवीय लॉर्ड ने खुद को पहले क्यों नहीं दिखाया? अन्यथा यह नौकर इस युवा महिला को इस तरह से बहने की हिम्मत नहीं करता था। उसे यह पूछने नहीं दिया, जैसे कि वह अपने मिशन के बारे में पूछताछ करने से डरता था। दिन, यदि आप इसे याद करते हैं, तो पिछले सभी प्रयासों का उल्लेख नहीं करने के लिए बर्बाद हो जाएगा। यह भी युवा महिला के जीवन को अस्वीकार कर सकता है। येलो स्प्रिंग्स। थाम ली ने अपने हाथ जोड़े। कृपया मिस किम को परेशान करें। अध्याय 62। अगले दिन बाहर हवा और बर्फ अभी भी सरसराहट कर रही थी। लेडी जिन ने शेन ली और जिंगजी को व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हॉल से गुजारा। हॉल में एक भी व्यक्ति नहीं था। शायद यह दिन के दौरान खुला नहीं था। अंदर मेज पर दुर्लभ खजाने प्रदर्शित थे। शेन ली ने अपना सिर घुमाया और देखा। लेडी जिन ने हंसते हुए कहा, यहाँ चीजें बिक्री के लिए हैं। अगर मिस को यह पसंद है, तो मैं इसे आपके लिए एक कम व्यापारिक सौदा मानूंगा। लेकिन अगर मिस मुझे चूमने के लिए तैयार है, तो यह और भी बेहतर होगा। शेन ली के मुंह का कोना फड़क गया। उसके पीछे लेडी जिन ने अपना सिर सीधा किया, उसे आगे देखने के लिए मजबूर किया। चलो चलते हैं, लेडी जिन ने हंसते हुए कहा। मैं बस मजाक कर रही थी। लेकिन शेनजुन पहले से ही ईर्ष्यालु है। कितना संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है। जिंगजी ने शेन ली को अनदेखा करते हुए आगे धकेल दिया। मुख्य हॉल से होते हुए वे बर्फ के एक हिस्से से गुजरे। एक गुफा के सामने पहुंचे। लेडी जिन ने पलटकर कहा, संप्रभु को रुक जाना चाहिए, अंदर चलो। यहीं पर यह नौकर युवती की चोटों का इलाज करेगा। मुझे उम्मीद है कि दिव्य भगवान बाहर गुफा की रखवाली करेंगे और किसी को अंदर नहीं आने देंगे। हान ची ने कहा, मैं भी अंदर जाकर रखवाली कर सकता हूँ। यह काम नहीं करेगा। लेडी जिन के हाथ पर एक सफेद रोशनी दिखाई दी। उसने शेन ली को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। इस नौकर को बाद में युवती के कपड़े उतारने होंगे। एक महिला की त्वचा एक दिव्य भगवान को कैसे दिखाई दे सकती है? भले ही आप एक दिव्य भगवान हों, आप नहीं देख सकते। यदि आप अंदर जाने पर जोर देते हैं, तो ठीक है, आप युवती की चोटों का इलाज करें। मैं खड़ी रहूंगी और पहरा दूंगी और निर्देश दूंगी। बस यह है कि उपचार प्रक्रिया के दौरान त्वचा का संपर्क जरूर होगा। दिव्य भगवान, आप। उसकी आंखों में एक मोहक नजर थी। उसका लहजा मजाक के 3 भाग था। क्या आप यह कर सकते हैं? जिंगजी के चेहरे पर मुस्कान कम नहीं हुई। फिर मैं बाहर पहरा दूंगी। लेडी जिन के नग्न उकसावे का सामना करते हुए हान ची ने वास्तव में अपनी आवाज कम कर दी और कुछ ऐसा कहा जिससे थाम ली हैरान हो गई। वह अचंभित थी, लेकिन फिर उसने हान ची को यह कहते हुए सुना,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि लेडी जिन को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और ऐसा कुछ भी अनावश्यक नहीं करना चाहिए जिससे मेरी सीमाएं प्रभावित हों। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, थाम ली ने महसूस किया कि उसके चारों ओर ठंडी हवा और भी ठंडी हो गई है। लेडी जिन ने हंसते हुए थाम ली से कहा, आओ युवा महिला, चलो अंदर चलते हैं, फिर उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाओ। जब वह पूरी तरह से अंदर था तो शेन ली के कदम रुक गए। वह अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मोटी दीवारें सभी आवाजों को रोक रही थी। उसकी नाक भी कुछ भी सूंघ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली बार वह ऐसी स्थिति में पड़ा था जहां उसकी पांचों इंद्रियां चली गई थी। केवल उसका हाथ अभी भी लेडी किम ने थामा हुआ था। मिस, लेडी किम ने धीरे से पूछा। एक मिनट रुको, थाम ली ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने सारी कमजोरी दूर कर दी। चलो चलें। चूंकि उसका हाथ थामे हुए व्यक्ति हान जी नहीं था, इसलिए उसे खुद को मजबूत और लचीले राजा बी शांग की तरह तैयार करना पड़ा। लेडी जिन की सुनहरी आंखें अंधेरे में चमक उठीं। वह हल्के से मुस्कुराई। यह नौकर वास्तव में आपके व्यक्तित्व को पसंद करता है। आगे बढ़ते हुए शेन ली को अस्पष्ट रूप से प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। यह एक साधारण पत्थर का कमरा था। सूखे भूसे से ढका एक पत्थर का बिस्तर था। पत्थर के बिस्तर के पीछे एक बड़ी अथाह गुफा थी। लेडी जिन ने शेन ली को पत्थर के बिस्तर के पास बैठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह वह जगह है जहां यह नौकर आमतौर पर ध्यान का अभ्यास करता है। शेन ली ने असमंजस में काली गुफा को देखा। वह जगह कहा जाती है? वह जगह? हालांकि मिस जिन अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके लहजे में चेतावनी थी। वह जगह जीवित प्राणियों के प्रवेश की जगह नहीं है। युवती भी जानती है कि यह नौकर एक राक्षस है और एक राक्षस के रूप में कुछ बुरे विचारों से बचना मुश्किल है। उस रक्त गुफा में बुरे विचार और इच्छाएं हैं जिन्हें इस नौकर ने हजारों सालों से फेंक दिया है। इस नौकर ने उन्हें इस पहाड़ की गहराई में बंद कर दिया। इतने सालों में कौन जानता है कि वे वहां क्या बन गए हैं। अगर युवती अपने जीवन को संजोती है तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि वहां कभी प्रवेश न करें। इसके बारे में कभी उत्सुक न हो। शेन ली ने सिर हिलाया। मैंने अभी जल्दबाजी में पूछा था। मिस जिन हंसी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह भी ऐसी चीज है जिसे युवती को सौंपा जाना चाहिए। आओ युवती, अपने कपड़े उतारो। शेन ली ने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसका शरीर शर्मिंदा हो गया। जरूर, सब उतार दो। मिस जिन बेहद खुशी से हंसी। सब उतार दो, सब उतार दो। इस नौकर को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुफा के बाहर से प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण अंदर घुस गई, जो सीधे लेडी किम के पैर में जा लगी। थाम ली ने अपना संयम वापस पाया और फिर से देखा। यह एक तेज बर्फ का तीर था। यह हान ची द्वारा बनाया गया कुछ होना चाहिए। अय्या, दिव्य भगवान क्रोधित है, लेडी किम ने हंसते हुए कहा। यह नौकर लगभग भूल ही गया था कि दिव्य भगवान की जादुई शक्ति के साथ जादुई पर्दे को तोड़कर चुपके से सुनना बहुत आसान है। ठीक है, मिस, बस अपना टॉप उतार दो। हान ची चुपके से सुन रहा है। किसी कारण से इस बारे में सोचने से थाम ली के हाथों के लिए अपनी शर्ट उतारना मुश्किल हो गया, लेकिन अब शर्मिंदा होने का समय नहीं था। थाम ली ने अपने दांत पीस लिए और अपनी शर्ट उतार दी। जब उसने पलटकर देखा तो लेडी जिन अब पत्थर के कमरे में नहीं थी। शेन ली दंग रह गई। लेडी जिन, यह नौकर यहाँ है। केवल एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। एक पीले सांप का सिर भूसे के ढेर से रेंगता हुआ बाहर आया। वह शेन ली के पैर पर रेंगता हुआ शेन ली की कमर के चारों ओर लिपटा।
और अंत में सांप का सिर उसके कंधे पर टिका। ओह, इस शरीर के साथ इस नौकर को लगता है कि युवती का तापमान बिल्कुल सही है। यह बहुत गर्म है। शेनली ने महसूस किया कि ठंडे सांप का शरीर उसके शरीर पर आगे पीछे रगड़ रहा था, कभी कसता, कभी ढीला, और वह नग्न थी। हालांकि उसने बार बार खुद को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वह थोड़ी शर्म महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि लेडी जिन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? यह कहना आसान है। यह सिर्फ इस नौकर की आध्यात्मिक शक्ति को युवती के शरीर में प्रवेश करने देना है, जिससे आपको अपनी रक्तवाहिकाओं को साफ करने और अपने शरीर में दो शक्तियों को संतुलित करने में मदद मिलती है। उसने अभी मुख्य विषय पर बात करना समाप्त ही किया था कि वह फिर बोली, अय्या, मिस की पीठ पर इतने घाव हैं। यह देखकर इस नौकर का दिल सचमुच दुखता है। लेकिन इस नौकर को भी यह बहुत पसंद है। यह इतना रोमांचक है, इतना राजसी है। ओह नहीं, नहीं, इस नौकर को अब बाहरी स्वर्ग के सितारों की जरूरत नहीं है। यह नौकर अभी भी तुम्हें चाहता है। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और शेनली के गाल चाटे। शेनली ने चुपचाप उसका सिर दूर धकेल दिया। सौभाग्य से यह व्यक्ति अब एक सांप था, अन्यथा वह खुद को रोक नहीं पाती और उसे पीटती। स्वोश, हवा की आवाज हवा में उड़ी। अनगिनत छोटे बर्फ के तीर उसकी ओर बढ़े। लेडी जिन ने सभी बर्फ के तीरों को रोकने के लिए अपनी पूंछ हिलाई। शेनली के कान के पास हंसी। मिस, देखो दिव्य भगवान तुम्हारे लिए कितने उत्सुक हैं। शेनली ने सहन किया और कहा, अपने घावों को ठीक करो। यह नौकर सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम दोनों वास्तव में सबसे बेस्वाद लोग हो। हम्फ, किम नोंग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। घाव का इलाज करो, थोड़ा दर्द होगा। युवती, कृपया इसे सहन करो। यह कहने के बाद सांप के शरीर ने उसके शरीर को कसकर लपेट लिया। उसकी गर्दन से दर्द फैल गया। थामली स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि तेज दांतों ने उसके मांस को छेद दिया। ठंडी हवा की एक धारा उसके रक्तवाहिकाओं में प्रवेश कर गई, उसके अंगों में रक्त के प्रवाह के साथ। ठंडी लेकिन ताज़ा हवा की वह धारा उसके शरीर के चारों ओर घूमने के बाद अचानक उसके पेट पर रुक गई। धीरे धीरे उसके शरीर में गर्म हवा की एक धारा जागृत हो गई। शेनली के शरीर में मूल रूप से कोई जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन गर्म हवा की उस धारा के प्रकट होने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में लंबे समय से निष्क्रिय जादुई शक्ति भी जागृत हो गई है। वे तुरंत उस गर्म हवा की धारा से लड़ने लगे, मानो वे एक दूसरे को फाड़कर खा जाना चाहते हों। शेनली के माथे पर पसीना आ रहा था। उसका पेट इतना गर्म था कि उसे भी दर्द महसूस हो रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन जब वह वासना की आग में जल रही थी। गर्मी उसके पूरे शरीर को जलाना चाहती थी। शेनली के पेट के चारों ओर लिपटे जिन नियांगजी के सांप के शरीर ने अचानक एक ठंडी हवा का उत्सर्जन किया, वहां की गर्मी को नियंत्रित किया। उसके शरीर में बर्फीली हवा ने भी एक साथ प्रभाव डाला। दो लड़ने वाली आभाओं के चारों ओर लिपटे, बाहरी बल का उपयोग करके उन्हें एक साथ विलय करने के लिए मजबूर किया। अंत में एक ऐसी आभा में परिवर्तित हो गई जिसे शेनली ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसके शरीर में छिपी हुई। बर्फीली हवा आगे बढ़ना जारी रखती है। इस पद्धति का उपयोग करके कई स्थानों पर जहां दो लड़ने वाली आभाएं थी। लगभग 1 घंटे बाद उस आभा को जिन नियांगजी के मुंह में वापस ले जाया गया। उसने राहत की सांस ली। उसके काटने से थामलाई के कंधे पर हुआ घाव धीरे धीरे भर गया। लेडी किम ने कहा, आज पहला दिन है, पहले हम सिर्फ उन्हीं जगहों से निपटेंगे। कल तक इंतजार करें जब आप खुद को ढाल लेंगी। फिर यह नौकर कुछ और जगहों को जोड़ देगा। क्या कहीं ऐसा है जहां आप अभी ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? थामलाई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, फिर अपने हाथों को ढीला छोड़ दिया।
कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कुछ अजीब है। क्या गड़बड़ है? मैं भी इसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है तो, लेडी किम की छवि चमक उठी। वह थाम लाई के सामने मानव रूप में बदल गई। तो युवा महिला, अपने कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। लेडी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। थामली ने बहुत देर तक सोचा और अंत में बोला, किसी ने एक बार कहा था कि भी हाई थोंग चाऊ भी मेरे शरीर में गर्म हवा है। यह मूल रूप से मेरा था। मैंने इसे अपने मुंह में रखा और इसे जन्म दिया। अब यह मेरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संघर्ष क्यों करता है? मोती को पकड़ने से पैदा हुआ। लेडी किम ने अपना सिर झुकाया और सोचा, ओह, तो यह पता चला कि युवती प्रसिद्ध राजा बी शांग है। यदि यह शक्ति राजा के लिए जन्मजात है, तो इस नौकर की विनम्र राय में यह आध्यात्मिक जादुई शक्ति होनी चाहिए जिसे उसने बाद में सीखा है, जो उस शक्ति के साथ असंगत है। इसलिए दोनों शक्तियों का सामंजस्य नहीं हो सकता है। बाद में सीखी गई आध्यात्मिक जादुई शक्ति, उसने यह सब दानव राजा से सीखा, लेकिन बी हाई शांग झो भी उसे दानव राजा द्वारा दिया गया था। चूंकि दानव राजा को बाय है कैनक झो के बारे में पता था, तो वह जानता होगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बय है। शेनली इसके लिए सुन्न हो गया। इसलिए उसने नाराजगी से सैकड़ों वर्षों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकाला। शेनली को बहुत मजा आया। पता चला कि पहले हान ची ऐसी ही इंसान थी, लेकिन बाद में देवता एक एक करके मर गए। स्वर्ग से परे स्वर्ग और भी अकेले हो गए। उनके सबसे अच्छे दोस्त थान दा को स्वर्ग ने दंडित किया और हमेशा के लिए पुनर्जन्म में गिर गए। उन्हें स्वर्ग से परे स्वर्ग का समर्थन करने के लिए अपनी खुद की ताकत का उपयोग करना पड़ा। केवल दुनिया में अकेले खड़े होकर पहाड़ों, नदियों और समुद्रों को बदलते हुए देखना। इतने सारे नुकसानों का सामना करने के बाद वह कैसे उदासीन नहीं हो सकता था? इन घटनाओं के बाद थाम ली और लेडी किम के बीच संबंध अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गए, और हर बार जब हान ची गुफा के बाहर पहरा देते थे, तो उन्हें उससे संबंधित चीजों के बारे में बात करते हुए सुनते थे। वह चाहते थे कि वह उन चीजों को कभी याद न करें। अपने माथे को थपथपाते हुए और आह भरते हुए, एक सांप जो राक्षस बन गया है, उसकी जीभ इतनी लंबी है। अतः 5 दिन बाद हान ची ने अपनी गुप्तचर जादू का प्रयोग बंद कर दिया और केवल बाहर खड़ा होकर थामली के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। अध्याय 63। थामली ने भौहें सिकोड़ी। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं युद्ध के मैदान में पैदा हुआ था। मेरे पिता और माता दोनों दानव कबीले की सेना में थे। मुझे दानव राजा ने पाला था। हजारों सालों से किसी को भी मेरी पहचान पर संदेह नहीं हुआ। मुझे यह भी नहीं लगता कि मेरी पृष्ठभूमि अजीब है। किम नुओंग तो चुप था। शायद आपके दानव राजा के पास अभी भी आपसे छिपाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप अपने घाव के ठीक होने तक इंतजार क्यों नहीं करते और फिर वापस जाकर उससे पूछते हैं? शायद आपको पता चल जाए। उसने शेन ली की बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अभी 2 और उपचार हैं, और मैं अब तुम्हें इस तरह नहीं छू पाऊंगी। यह नौकर वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकता। शेनली हंसा। मिस जिन का शेनली पर एक एहसान है। जब शेनली सब कुछ खत्म कर लेगी, तो वह निश्चित रूप से मिस जिन को चाय पीने और शतरंज खेलने के लिए ढूंढेगी, ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। मिस जिन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी। अगर ऐसा है, तो यह नौकर इंतजार करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं, और उसकी आंखों की गहराई में हत्या का इरादा उभर आया। ओह माय, आज वास्तव में एक दुर्लभ दिन है। कुछ लोग हैं जो जीना नहीं चाहते हैं और इस दास के स्थान पर लापरवाही से काम करने के लिए आते हैं। शेनली की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या इससे निपटना मुश्किल है? यह शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन डरो मत, छोटी बहन। चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न हो,
एक बार जब यह मेरे और दिव्य राजा के हाथों में पड़ गया तो हड्डियां आसानी से पचने वाले मांस में बदल जाएंगी। तुम यहाँ रुको, बड़ी बहन को उनसे निपटने दो और फिर तुम्हें बाहर निकालने के लिए अंदर आओ। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी, मैं भी जाऊंगी। लेडी जिन ने उसे दबाया, अब तुम्हारी जादुई शक्ति का कितना प्रतिशत ठीक हो गया है? आज तुम्हें स्पर्श की कोई भावना नहीं है ना? तुम्हारा हथियार कहाँ है? क्या तुम खाली हाथ युद्ध में जाना चाहती हो? शेन ली लेडी जिन की बात सुनकर दंग रह गई। अंत में लेडी जिन ने उसके सिर पर थपथपाया, अच्छा बनो, इससे पहले कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, निश्चिंत रहो कि कोई और तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लेडी जिन चली गई और गुफा फिर से शांत हो गई। शेन ली ने उसके हाथ को देखा। शक्तिहीनता की यह भावना वास्तव में ऐसी चीज थी जिसे कोई भी अपना नहीं सकता था। वह ढाल के पीछे बैठकर जीत की खबर का आनंद लेना नहीं भूली, उसे चाहिए। अचानक उसने अपने कान के पास बहुत हल्की हवा सुनी, लेकिन इस लगभग पूरी तरह से सील की गई गुफा में कोई हवा नहीं थी। शेन ली की आंखें थोड़ी डूब गईं। उसकी नज़र गुफा के एक कोने पर रुक गई। थोड़ी सी भी हलचल ने उसकी अत्यंत संवेदनशील श्रवण शक्ति को जगा दिया था। उसे लड़ना चाहिए। शेन ली ने तुरंत अपना सिर उठाया। ऐसा लगा जैसे कोई ब्लेड उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। बालों की कुछ लटें नीचे गिर गईं। उसकी नज़र तुरंत दूसरी दिशा में चली गई। वहां कुछ दिखाई दे रहा था और गायब हो रहा था। शेन ली ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। कौन आ रहा है? तार्किक रूप से वहां लेडी जिन और जिंगजी की रखवाली करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक मच्छर भी नहीं हो सकता था। इस आदमी के माध्यम से क्यों? वह दिखाई दिया। शेन ली को अभी भी याद आया कि यह व्यक्ति बहुत पहले नहीं था। इस समय वह उस समय के लिए है, जो उस समय के लिए है, जो कि वह उस व्यक्ति को याद कर रहा था, जो कि उस समय से था। उसका चेहरा क्रूर था। उसके नुकीले लार उसके मुंह के कोने से बह गए। अगर यह उसके मानव शरीर के लिए नहीं था, तो शेन ली लगभग सोचता था कि वह एक जंगली जानवर था। क्या वह इसमें बदल गया था? ली की पीठ। शेन ली ने अपने दांतों को पीस दिया। तुरंत जादू की शक्ति का उपयोग करके जो उसके शरीर में एक जादू की बाधा में संघनित हो गया था वह वापस आया। शेन ली ने बचने का अवसर लिया। वह व्यक्ति तुरंत उसके पीछे उड़ गया। उसकी लड़ने की शक्ति कुछ दिनों पहले से पूरी तरह से अलग थी। शेन ली जानती थी कि वह उससे सीधे नहीं लड़ सकती। उसने दोनों तरफ देखा कि बिस्तर के दाईं और वह गहरा काला रास्ता था। शेन ली ने एक योजना सोची। वह एक तरफ झुकी और बिस्तर के दाईं और पीछे हट गई। उसने जानबूझकर एक चीख निकाली। अपने पीछे पत्थर के बिस्तर के पीछे छिपने का नाटक किया। उसका शरीर पीछे की ओर गिर गया। वह व्यक्ति वास्तव में उड़ गया। शेन ली बिस्तर पर लेट गई और अपने पैरों को ऊपर उठाया। अपनी ताकत का उपयोग करके कूद गई और उसे लात मार दी। उसे उस रास्ते में धकेल दिया। उस व्यक्ति को गिरते देख शेन ली ने राहत की सांस ली। अचानक हान ची को हांफते हुए और पुकारते हुए सुना। शेन ली। उसने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि हान ची किसी समय भागता हुआ अंदर आ रहा है। बाहर कैसा है? इससे पहले कि वह बोल पाती, थाम ली ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर कपड़े कस दिए गए हैं। उसने डरकर अपना सिर घुमाया और देखा कि वह व्यक्ति नरक से रेंगता हुआ आ रहा है और उसके कपड़े पकड़ रहा है। उसके पीछे लाल आंखों वाला एक जोड़ा उसे देख रहा था। इससे पहले कि शेन ली स्पष्ट रूप से देख पाती, उसे एक बहुत बड़ी ताकत ने खींच लिया। शेन ली का हाथ खाली था। उसे अपने ऊपर भारहीनता का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर उस ताकत से रसातल में नीचे खींच लिया गया। जिस क्षण वह गिरी, ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा उसके हाथ से गुजरी हो और उसे एक गर्म ताकत ने कसकर पकड़ लिया हो।
कोई उसके साथ रसातल में गिरने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ठंडे पानी की एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी। शेन ली ने अपनी आंखें खोलीं तो चारों ओर अंधेरा देखा। क्या वह अब इस स्थिति में थी या वह अपनी सभी 5 इंद्रियों को खोने की स्थिति में थी? थाम ली ने उसके चेहरे पर थपथपाया। उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। अब वह अपनी 5 इंद्रियां नहीं खो चुकी होगी। इसके अलावा उसकी स्पर्श की इंद्री भी ठीक हो गई थी। वह शायद कुछ देर के लिए यहाँ गिरी होगी। वह यह भी नहीं जानती थी कि लेडी जिन के लिए अपनी मेरिडियन को साफ करने का समय आ गया है या नहीं। अगर इसमें बाधा आई तो यह एक आपदा होगी। शेन ली खड़ी हो गई। उसका हाथ मजबूत पत्थर की दीवार को छू रहा था। यह उस मार्ग के अंत में पत्थर की गुफा होनी चाहिए। अब उसके शरीर में जादुई शक्ति उसके बाहर उड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है? उसे ऊपर चढ़ने के लिए अपने हाथों और पैरों का उपयोग करना पड़ा। जब वह असहाय थी, शेन ली ने अचानक गुफा के दूसरे छोर से कदमों की आवाज सुनी, हल्की लेकिन स्थिर। यह हान ची के कदम थे। उसने खुशी से पुकारा, हान ची। स्रोत ईबुक http://www.teluvebook.com। दूसरी तरफ के कदम और भी तेज थे। बस एक पल में वे उसके पास थे। क्या तुम जाग रही हो? उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। क्या तुम आज नहीं देख सकते? शेन ली दंग रह गई। क्या यहाँ रोशनी है? मूल रूप से नहीं थी, लेकिन पूर्वी सागर में तुमने जो पत्थर उठाया था, उससे रोशनी निकलती है। उसे पकड़कर तुम मुश्किल से सब कुछ देख सकते हो। शेन ली ने सिर हिलाया। अभी मैं खुद बाहर निकलने का कोई तरीका सोच रहा था। अब अच्छा है, जब तुम आ गए हो, तो हम साथ में बाहर जा सकते हैं। जिंगजी ने एक पल के लिए सोचा, मुझे डर है कि बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उसके जागने से पहले मैंने कुछ बार इधर उधर देखा। यह एक सामान्य पत्थर की गुफा लगती है। चारों ओर 8 रास्ते हैं, लेकिन ये सभी रास्ते सील हैं। बाहर नहीं निकल सकते। और मेरे सिर के ऊपर मैं वह रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ हम गिरे थे। यहाँ कोई सील होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे लेडी जिन ने एक बार कहा था कि यह वह जगह है जहां उसने अपने बुरे विचारों और इच्छाओं को फेंक दिया था। उसने इसे यहाँ सील कर दिया था। तो ऐसा ही है, हान जी ने कहा। उसने वाकई जगह अच्छी चुनी है। यह जगह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा बनाई गई एक प्राकृतिक सील है, जिसमें प्रवेश करना आसान है और बाहर निकलना मुश्किल है। अपनी ताकत को जोड़ते हुए यह वास्तव में राक्षस को सील करने के लिए एक अच्छी जगह है। बस इतना ही। हान जी की आवाज में एक कड़वी मुस्कान थी। इस बार वह हमें फिर से नुकसान पहुंचा रही है। यह मामला, क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य राजा भी इसे नहीं तोड़ सकता? अगर यह ठीक है, तो इसमें समय लगेगा और वह इंतजार नहीं कर सकती। हान ची की आवाज धीमी थी। 3 घंटे में उसे इलाज मिलना चाहिए, लेकिन इतने कम 3 घंटों में मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें इंतजार करना चाहिए, थाम ली ने कहा। शायद बाहर लेडी किम के पास हमें बचाने का कोई रास्ता होगा। हान ची ने आह भरी। अभी हम केवल यही कर सकते हैं। गुफा में अचानक शांति छा गई। हान ची ने अचानक पूछा, क्या ठंड है? थाम ली ने अपना सिर हिलाया। फिर हान ची को कहते सुना, मुझे फिर से थोड़ी ठंड लग रही है। थाम ली चुप हो गया। दिव्य राजा का शरीर वास्तव में कमजोर है। बोलने के बाद उसने हान ची की आभा का अनुसरण किया और धीरे धीरे उसके करीब चली गई। मिस किम ने कहा कि मैं भट्टी की तरह गर्म हूँ। क्या आपको इस तरह खड़े रहना ज्यादा अच्छा लगता है? ओह, थोड़ा और करीब आओ। थाम ली थोड़ा आगे बढ़ी। उसके पीछे हान ची ने अपने होठों के कोने को थोड़ा मोड़ा। थोड़ा और करीब आओ। थाम ली भड़क उठी। मैं पहले से ही तुम्हारे खिलाफ दबा हुआ हूँ। हान ची हंसा। दूरी बहुत कम थी जिससे उसकी सांस थाम ली के कान पर चली गई। अनजाने में उसके गाल सुन्न हो गए।
थोड़ा लाल हो गए। थामली ने अपना सिर नीचे किया, एक पल के लिए चुप रही और अचानक बोली, मिस किम ने कहा कि मेरे शरीर में जो शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से अलग है वह दानव शक्ति है। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। उसने भी देखा, दिव्य भगवान भी कुछ समय से मेरे संपर्क में हैं। कोई कारण नहीं है कि आपने इसे नहीं देखा। हान ची ने केवल कहा और यह नहीं बताया कि उसका क्या मतलब था। थामली ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आपने कभी मुझसे इसका जिक्र क्यों नहीं किया। भूल जाओ, थामली ने खुद से सोचा, इसका जिक्र करने की क्या जरूरत है। हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। थामली के इलाज का समय नजदीक आता गया, लेकिन ऊपर से अभी भी कोई हलचल नहीं हुई। हान ची अचानक बोल पड़ी, आम तौर पर वह आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, शेन ली को तुरंत पता चल गया कि वह क्या योजना बना रहा था, क्योंकि उसने भी ऐसा सोचा था। यह वास्तव में काम नहीं करेगा। यह सिर्फ मध्याह्न रेखाओं को साफ करने के बारे में था। जिंगजी भी यह कर सकता था। यह सिर्फ शेन ली ने अपनी सभी भावनाओं को स्थिर किया, शांति से कहा, गर्दन की त्वचा को काटो, उसमें जादुई शक्ति स्थानांतरित करो, फिर मेरी आंतरिक ऊर्जा को साफ करने में मेरी मदद करने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग करो। उसने बहुत कुछ सरल किया, क्योंकि उसने सोचा कि हालांकि लेडी किम आमतौर पर अपने कपड़े उतारती हैं, लेकिन उसने अपने कपड़े केवल इसलिए उतारे ताकि उसे अपने सांप के शरीर का उपयोग करके खुद को ठंडा करने में सुविधा हो। लेकिन कपड़ों की एक परत के माध्यम से भी वह अभी भी खुद को ठंडा कर सकती थी। हान ची ने भौहें सिकोड़ी, बस इतना ही। थामली ने पुष्टि की, बस इतना ही। हान ची एक पल के लिए चुप हो गई। इस बार मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वह जानता था कि समय लगभग पूरा हो चुका है। उसने थामली के बालों को अलग किया तथा उसके गले में पड़े कपड़ों को धीरे से एक तरफ खींच दिया। उसकी गर्दन उसकी आंखों के सामने आ गई। वह थम लाई की कॉलर बोन को हल्के से दिखाई देते हुए देख सकता था। बहुत समय पहले की बात सोचते हुए, जब वह अभी भी एक नश्वर था, हान वान, ठंडी हवा वाली रात में वह पंखहीन फीनिक्स एक नग्न युवा लड़की में बदल गई। उस समय उसने अपनी अभिव्यक्ति या अपने दिल की धड़कन को बदले बिना उसे एक कंबल से ढक दिया। लेकिन अब सिर्फ कॉलर बोन ही उसे अनुपस्थित महसूस करा रही थी। यह वास्तव में बुरा था। थामली ने लंबे समय तक इंतजार किया और पाया कि हान ची की सांस अभी भी उसकी त्वचा पर हल्के से गिर रही थी, लेकिन उसने काट नहीं लिया। वह भ्रमित थी। क्या मेरी गर्दन बहुत गंदी है? इतना कहने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ सहलाया। हान ची की आह सुनकर उसने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत साफ है। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी और उसने बोलने के बाद जिंगजी के दांतों को तब तक तेज नहीं किया। उसके माथे। इससे पहले कि आभा ने एक सर्किट भी पूरा कर लिया, शेन ली का माथा पहले से ही पसीना में डूबा हुआ था और उसका शरीर अवर्णनीय रूप से गर्म हो गया था। ठंडी हवा शेन ली के पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन ठंडी हवा की गति उसके शरीर में उठ रही गर्म हवा की गति के साथ तालमेल नहीं रख सकी। जिंगजी का दिल बैठ गया। उसके दोनों हाथ नीचे सरक गए। शेन ली के सामने पहुंचे, उसकी बेल्ट खोली। इस समय शेन ली पहले से ही चक्कर आने की हद तक गर्म थी। उसने जिंगजी को अपनी बेल्ट खोलने और अपनी शर्ट नीचे खींचने दिया, लेकिन जब जिंगजी की हथेली उसके शरीर से दबी तो उसने पाया कि उसके कपड़े भी ठंडी हवा के संचरण में बाधा डाल रहे थे। यह सोचते हुए कि वह क्या करने वाला था, उसका शरीर अकड़ गया, जिससे शेन ली के शरीर में हवा भी रुक गई। शेन ली तुरंत बेचैनी से करा उठी। जिंगजी अचानक अपने होश में आया। उसने अपनी आंखें बंद की, ध्यान केंद्रित किया, उसकी शर्ट नीचे खींची और शेन ली के नग्न शरीर को अपने आलिंगन में जकड़ लिया।
अध्याय 64। पीछे से ठंडी हवा ले जाने वाला हाथ शेन ली के कंधे को कसकर पकड़े हुए लिपटा हुआ था। नंगी त्वचा एक दूसरे से दब गई, जिससे शेन ली अनजाने में एक आरामदायक चीख निकालती है। उसके शरीर में गर्म हवा थोड़ी कम हो गई। उसी समय एक और हाथ उसकी कमर के एक तरफ लिपटा हुआ था, क्योंकि उसके पीछे वाला व्यक्ति उसकी गर्दन को काट रहा था। उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। शेन ली की पीठ उसकी ठंडी त्वचा को छू नहीं सकती थी। वह अनजाने में उसके खिलाफ रगड़ खा रही थी। उसके पीछे वाले व्यक्ति ने उसके इरादे को भांप लिया। उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हाथ ने धीरे से निचोड़ा, जिससे उसकी पीठ उसके खिलाफ दब गई। त्वचा छू गई। जिंगजी के दिल की धड़कन अनजाने में रुक गई। शेन ली। उसकी नंगी छाती जिंगजी की दो भुजाओं के बीच थी। उसने खुद को चेतावनी दी। उसने जल्दी ही पाया कि बुरे विचार धीरे धीरे उसके चारों ओर जमा हो रहे थे। यहाँ वे बुरे विचार और इच्छाएं थीं, जो लेडी किम ने हजारों सालों से जमा की थी। इस चीज का कोई भौतिक रूप नहीं था, लेकिन एक बार दिल में बुरे विचार पैदा हो जाने पर उनके लिए इसे पकड़ना और बड़ा करना बहुत आसान होगा। अभी वह थाम लाई का इलाज कर रहे हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती। उसने अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शेन ली के शरीर में अपनी जादुई शक्ति को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके शरीर में प्रत्येक परस्पर विरोधी आभा को एक एक करके हल किया। जिंगजी की जादुई शक्ति के प्रवाह का अनुसरण करते हुए उसके पूरे शरीर की गर्मी धीरे धीरे दब गई। शेन ली का दिमाग, जो गर्मी से धुंधला होने तक जल रहा था, आखिरकार कुछ कारण मिल गया। उसकी आंखें नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी स्पर्श की भावना बेहद तेज थी। वह जानती थी कि उसके सामने एक आदमी की नंगी बाहें थीं। उसके पीछे एक शांत, मजबूत शरीर था। बिना सोचे समझे वह जानती थी कि उसे कौन पकड़ रहा है। शेन ली ने स्वीकार किया कि इस समय उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। स्तब्ध होने के बाद उसका विवेक धीरे धीरे वापस आया, यह जानते हुए कि जिंगजी उसे ठीक कर रहा था। लेकिन जिंगजी का सिर उसके कान के बगल में लग रहा था। वह उसकी गर्दन को काट रहा था। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि अगर जिंगजी ने उसकी रक्त वाहिकाओं को काटने के लिए थोड़ा सा बल लगाया, तो वह उसे मौत के घाट उतार सकता था। इस खतरनाक एहसास में उसकी जादुई शक्ति भी लगातार उसके शरीर में संचारित हो रही थी। उसके शरीर ने उसे इस व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में और भी गहराई से और स्पष्ट रूप से जागरूक किया। उसे एहसास हुआ कि वे अब एक दूसरे के खिलाफ एक अक्षम्य अंतरंग स्थिति में दबाए गए थे। उसने हान जी के दिल की धड़कन महसूस की। उसके कंधे पर उसकी सांस थी। उसकी गर्दन पर उसके थोड़े नम होंठ थे। कभी कभी वह अनजाने में निगलने वाले उसके गले के उतार चढ़ाव को भी महसूस कर सकती थी। सब कुछ बहुत स्पष्ट और वास्तविक है। यद्यपि थाम लाई कुछ भी नहीं देख सकती थी, फिर भी उसने अपने दांत भींच लिए और आंखें बंद कर ली, मानो ऐसा करने से वह थोड़ी कम संवेदनशील हो जाएगी। मानो ऐसा करने से उसकी हृदय गति थोड़ी शांत हो जाएगी। मानो ऐसा करने से वह अजीब आवेग धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्या कमीना है? ऐसा क्यों है कि इस समय उसकी अंधेरी दुनिया में केवल हान ची की आवाज, उसके दिल की धड़कन, उसकी सांसें और उसकी त्वचा पर उसके हाथ के धीरे धीरे चलने से होने वाली घर्षण की ध्वनि ही है। हर चीज ने लोगों को खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ बना दिया। शेन ली ने असहज रूप से अपना शरीर हिलाया। उसके पीछे जिंगजी की सांसें डूब गईं। उसकी बाह ने शेन ली को और कसकर गले लगा लिया, मानो उसे हिलने से मना कर रहा हो। यह लगभग खत्म हो गया था। शेन ली महसूस कर सकती थी कि आभा उसके शरीर से 2 बार गुजरी थी। बस एक और चक्कर और फिर जिंगजी उसे जाने दे सकता था। शेन ली ने अपने दिल को शांत करने के लिए मजबूर किया। इस समय वह कैसे बकवास सोच सकती थी।
शेनली ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती कस गई। जिंगजी उसे बहुत कसकर पकड़ने से डर रहा था, इसलिए उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, लेकिन फिर उसे फिर से कसकर गले लगा लिया। शेनली के कंधे के चारों ओर का हाथ गलती से उसके उभरे हुए निप्पल को छू गया, मानो उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। शेनली का शरीर अकड़ गया, मानो उसकी सांसें रुक गई हों। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे जिंगजी अभी क्या सोच रहा था। शेनली को केवल यह महसूस हुआ कि अगर उसने उसे फिर से छुआ तो उसे डर था कि वह पागल हो जाएगी। लेकिन अभी उसे पागल होने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह पागल होना चाहती थी। वह हान ची को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी? अचानक उसके दिमाग में एक आवाज उभरी, जैसे कि कोई दूसरा शेनली उसे अंधेरे कोने में देख रहा हो। भोजन और सेक्स प्राकृतिक है। अगर इसे लोगों के लिए हानिकारक एक माना जाता है, तो क्या दुनिया की सभी चीजें पाप से पैदा नहीं हुई हैं? एक भोजन और सेक्स की इच्छा मानवीय प्रवृत्ति है। नहीं, हान ची अलग है। शेनली उस शेनली का खंडन करना चाहती थी। वह एक ईश्वर है। उसका शरीर दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसके पास निजी भावनाएं नहीं हो सकती हैं। वह नहीं कर सकती है, इसलिए उसे उसके साथ क्यों दबानी चाहिए? वह निजी भावनाओं को नहीं कर रही है। उसका व्यवसाय नहीं है वह अपनी निजी इच्छाओं को। शेनली हैरान कर दिया गया था। इस गुफा में जो जानता है, अस्थायी रूप से खुद को संयमित करने में असमर्थ। आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी त्वचा पर भावना मांस अधिक से अधिक संवेदनशील होता जा रहा था। शायद यह उसका भ्रम था। हान ची का हाथ उसके कंधे पर अचानक अजीब तरह से कांपने लगा। उसके शरीर में सांस ने अपना अंतिम चक्कर पूरा कर लिया। हान ची की जादुई शक्ति भी उसके मुंह में लौट आई। उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन हान ची ने उसे नहीं छोड़ा। उसके दांत थाम ली के मांस से अलग हो गए, लेकिन उसके होंठ अभी भी वहीं थे। वह चुपचाप वहीं रहा, लेकिन कुछ नहीं किया, जैसे कि वह थाम ली की गर्दन को चूम रहा हो, अत्यंत अस्पष्ट। हान ची, वह शायद ही कभी उसे इस नाम से बुलाती थी। हाँ, उसने जवाब दिया। उसके कर्कश लेकिन उसके गले से आने वाली बेहद मोहक आवाज ने आसानी से शेनली के बेचैन दिल को हिला दिया। उसके हाथों में से एक ने जिंगजी के हाथ को कवर किया, जो उसकी कमर के चारों ओर था। दूसरा हाथ जिंगजी के सिर को गले लगाने के लिए पीछे पहुंच गया। शेनली ने उसे खुद की आवाज नहीं दी। उसकी नसों में नाचते हुए उसके आंदोलन के कारण वह घाव जहां उसके पास खून बह रहा था। जिंगजी की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, यह जानने के लिए कि क्या यह जानबूझकर किया गया था या नहीं। उसकी जीभ शेनली की गर्दन पर बह गई थी, जो कि उसके पास से ही बाहर निकली थी। दूसरे हाथ ने उसकी पीठ को गले लगाया, तत्काल उसके होंठों को उसके खिलाफ दबा दिया। दो लोगों का, हान ची, उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी चकित थी, लेकिन अगला वाक्य बेहद दृढ़ था। मैं तुम्हारा बलात्कार करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को वह चूम रही थी, वह अपने होठों के कोने को थोड़ा हिलाने लगा, और थोड़ी देर बाद उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, हाँ। उसके सहमत होने के बाद शेनली ने उसके होंठ छोड़े और उसकी गर्दन को जोर से चूसने के लिए पाया। हान जी की जगह तुरंत लाल हो गई। शेनली ने कहा, यह मेरे द्वारा तुम्हारा बलात्कार करने का निशान है। उसने जोर देकर कहा, यह मैं ही था जिसने तुम्हारा बलात्कार किया। शेनली, हान ची ने अचानक कहा, क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि जब कोई महिला बार बार एक ही बात पर जोर देती है, तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं? उसका एक हाथ शेनली की गर्दन के चारों ओर घूमता रहा और उसे आगे की ओर दबाया, बिना किसी हिचकिचाहट के उसके होंठों को ढक दिया, जिससे वह आगे बोलना जारी नहीं रख सकी। शेनली ने उसे चूमने दिया,
एक हाथ ने जिंगजी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया जो उसकी कमर के चारों ओर था और उसे अपनी छाती तक खींच लिया, फिर जिंगजी को नीचे दबाने के लिए मजबूर किया। जब उसकी हथेली ने नरम जगह को छुआ तो शेन ली का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, लेकिन बस एक पल बाद उसने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। उसके होठों और जीभ को हिलाने के लिए वह सभी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी जो उसे पता थी। जिंगजी की हथेली ने भी उसकी छाती को ढक लिया जब तक कि शेन ली ने फिर से पहल नहीं की। उसने अजीब तरह से उस नुकीले सिरे को छुआ। शेन ली अनजाने में फिर से अकड़ गई, इसलिए उसने इसे फिर से छुआ, फिर और भी साहसी हो गया। 2 उंगलियों का उपयोग करके इसे रगड़ने के लिए शेन ली का शरीर नरम हो गया। उसके गले से एक दबी हुई कराह निकली। इससे पहले कि वह लंगड़ाती, जिंगजी ने पहले ही उसकी कमर को गले लगा लिया था। शेन ली, जिंगजी ने कहा, मुझे वाकई उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। शेन ली हंसी, जिसको इसका पछतावा होना चाहिए वह तुम हो। उसका हाथ अपने कपड़े उतारने के लिए नीचे पहुंचा। उसका हाथ धीरे धीरे जिंगजी के कपड़ों के अंदर की गर्म चीज को छू रहा था। जिंगजी का शरीर थोड़ा अकड़ गया। उसने शेन ली का हाथ पकड़ लिया। शेन ली ने अचानक उसका सिर उठाया और फिर से उसके होठों को चूम लिया। इस बार अप्रत्याशित रूप से जिंगजी का शरीर पीछे की ओर जमीन पर गिर गया। शेन ली भी नीचे गिर गया और उसकी छाती पर बैठ गया। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी छाती और पेट को रगड़ रहा था। आखिरकार उसकी उंगलियां उसकी छाती पर 2 बिंदुओं में से एक पर रुक गईं। मुझे मत रोको, उसने कहा और फिर धीरे से नीचे झुकी। उसने उसे अपना नाम पुकारते हुए सुना, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके एक हाथ में से एक ने उन दोनों के बीच अंतिम कवर की जगह में प्रवेश किया था। अगर वास्तव में एक स्वर्गीय कानून था, शेन ली ने सोचा था, फिर उसे दोषी ठहराया। यह वह था जो वह था, जो कि वह चाहता था कि वह उसे नियंत्रित करे। स्वर्गीय कानून, फिर उसे दोषी मानते हैं। प्रवेश किया। शेन ली ने अचानक ऐसा महसूस किया कि उसने अपनी सारी ताकत एक पल में खो दी है। उसने हांफते हुए कहा और खुद को हन ची की छाती पर सुनकर उसकी धड़कन भी उतनी ही तेज थी जितनी उसकी। उसने महसूस किया कि वह धीरे से उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने उसकी आवाज सुनी जो दर्द को छुपा रही थी। क्या बहुत दर्द हो रहा है? थाम ली की आंखें अचानक गीली हो गईं। वह जिंगजी की छाती पर लेट गई। उसकी आवाज कर्कश और कांपना। यह दर्द होता है। ली अपनी बाहों में धीरे से उसके कंधे को थपथपाते हुए, उसके सिर को उसकी गर्दन के खोखले में दबाते हुए और उसके कान के करीब झुकते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, भले ही आकाश और पृथ्वी के नीचे। शेन ली, मैं हमेशा से ही शेनर के साथ काम कर सकता था। लेकिन शेन ली के अंदर थोड़ा सा झटका। मत रो, थाम ली। दरअसल थाम ली रोई नहीं थी। अपने दिल में उसने सोचा कि आंसू एक कमजोरी है। भले ही वे बह जाए, लेकिन वे कुछ नहीं बदलेंगे। लेकिन जैसे ही हान ची ने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक शक्तिहीन महसूस हुआ क्योंकि वह इस कमजोरी से हार गई थी। उसने अपने आंसुओं से उसके कंधे को गीला कर दिया। क्या तुम्हें वहां खड़े होकर बात करते हुए पीठ में दर्द नहीं होता? दो खड़े होकर यह कहना कि उसकी पीठ में दर्द नहीं है, इसका मतलब है कि वास्तविक स्थिति को न समझना, केवल सतही जानकारी होना। हान ची ने हार स्वीकार करते हुए आह भरी। मुझे भी दर्द होता है। नीचे की चीज बहुत तंग थी, अंदर की चीज ऊपर की ओर धकेल रही थी, जिससे उसे सुनना, थका हुआ और तनाव महसूस हो रहा था। वह हान ची की नब्ज भी उछलती हुई महसूस कर सकती थी। शायद इतनी कसकर निचोड़ा जा रहा था कि वह भी सहज नहीं था। थाम ली ने उसे गले लगाया और हंस पड़ी।
लेकिन थोड़ी देर हंसने के बाद फिर से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और हंसना जारी रखा। हम दोनों। थामली ने कहा, यह वास्तव में समझ से परे है। अध्याय 65। हाँ, यह समझ से परे है, हान ची ने धीरे से उत्तर दिया। उसके होंठ धीरे से थामली की गर्दन को सहलाते हुए धीरे से उसके सीने में धंसते हुए नीचे सरक गए, जैसे उसने अभी चाटा था। थामली के निप्पलों को धीरे से उत्तेजित करते हुए उसकी खोई हुई दृढ़ता को जगाया। हान ची। उसने उसके सिर को गले लगा लिया। उसकी सारी इंद्रियां उसकी छाती पर केंद्रित थीं। थामली को लगा कि नीचे का दर्द थोड़ा कम हो गया है। उसने हिम्मत करके अपनी कमर को थोड़ा हिलाया। जिस जगह पर दो लोग जुड़े हुए थे वह केवल एक दूसरे के खिलाफ हल्के से रगड़ा गया, लेकिन उस आदमी का पूरा शरीर जो उसके सीने में अपना सिर दबा रहा था तुरंत तनाव में आ गया। एक बेहद अस्पष्ट कराह निकली। तो यह पता चला कि मैं। हान ची ने थामली के शरीर को दबाया और हल्के से मुस्कुराया। तो यह पता चला कि देवता ऐसे ही होते हैं। उसने अपने दिल में गुदगुदी को दबाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन थामली की एक हल्की हरकत ने उसकी रक्षा पंक्ति को एक पल में ढहा दिया था, जिससे कोई भी पंक्ति नहीं बची थी। लेकिन थामली ने दूसरा कदम नहीं उठाया, क्योंकि सिर्फ उस हल्की हरकत ने उसके शरीर को बेकाबू होकर कांपने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ दर्द था, कोई और एहसास नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी सांसें अस्त व्यस्त थीं। क्यों? कोई इस बारे में इतना उत्साही क्यों होगा? यह स्पष्ट रूप से चाकू से कटने से ज्यादा दर्दनाक था। उनकी सांसें आपस में मिल गईं। थोड़ी देर के लिए शांत होने के बाद हान ची ने कहा, अगर यह बहुत ज्यादा दर्द करता है तो इसे भूल जाओ। थामली ने अपने दांत पीस लिए। तुम ये शब्द भी कह सकती हो। उसकी सांसें फूलने लगी। उसका पेट कस गया। दर्द के गुजर जाने के बाद उन दोनों के बीच एक सुन्नपन फैल गया। उसके हाथ हान ची की पीठ पर कस गए। उसके दांत उसके कंधे को काट रहे थे। आज, चाहे जान ही क्यों न जाए, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। यह एकमात्र समय था। थामली ने अपने दांत पीस लिए। पहली बार और शायद आखिरी बार जब वे पूरी तरह से एक साथ थे, पूरी तरह से एक दूसरे के थे। उसने अपनी सारी ताकत अपने पीछे तीनों लोगों की जिम्मेदारी छोड़ने के लिए इस्तेमाल की। अपनी सारी पहचान और जिम्मेदारियों को त्याग दिया, एक चोर की तरह। हान ची के बदले में वह कैसे रुक सकती थी? वह उसे चाहती थी। भले ही वह खुद को अलग कर ले, भले ही उसकी आत्मा बिखर जाए, भले ही वह नर्क के सबसे निचले स्तर पर गिर जाए, वह उसे चाहती थी। इस जीवन में कम से कम एक पल ऐसा था, वह केवल थामली हो सकती थी। पूरे दिल से खुद को एक व्यक्ति को सौंपते हुए, उस व्यक्ति को अपने शरीर में विलीन करते हुए, वह बहुत ज्यादा चाहने की हिम्मत नहीं करती थी। नहीं, वह बहुत ज्यादा चाहती थी। बस यह पल ही काफी था। उसका शरीर कांप उठा और हिल गया ऊपर नीचे। रगड़ से थामली को केवल दर्द हुआ, लेकिन हान ची के लिए यह आनंद था। शेन ली का खून उसके शरीर की गहराई से बह रहा था, उस जगह को गीला कर रहा था जहां वे दोनों जुड़े हुए थे। जिंग जी का चेहरा लाल हो गया था। उसकी सांसें भारी और बेकाबू हो गई थी। उसने शेन ली को कसकर गले लगाया। उसके शरीर को दर्द से कांपते हुए महसूस किया। उसे सुनकर लगा कि वह मदद नहीं कर पा रही है, लेकिन धीमी आवाज में कराह रही है। उनके शरीर के आपस में जुड़ने से जो परमानंद आया, उसके अलावा दिल के कुचले जाने का दर्द भी था। उसने शेन ली की निराशा को महसूस किया, और उसके लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि शेन ली क्या सोच रही थी, क्योंकि वह थामली को समझता था और उसके विचारों को समझता था। हान ची उसके लिए अपने दिल का दर्द नहीं रोक सका। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो मजबूत अभिनय करना पसंद करती थी, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति के लिए अपने प्यार को रोक नहीं सका। थामली,
उसने भारी स्वर में उसका नाम पुकारा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसने कसम खाते हुए कहा, हमेशा तुम्हारे साथ। शेन ली की हरकतें और भी जोरदार हो गईं, लेकिन जिंगजी जानता था वह बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर रही थी। उसने उसे कसकर गले लगाया, शेन ली द्वारा नियंत्रित की जा रही सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए केवल चुपचाप उसे कसकर गले लगाया, इतना कसकर कि शेन ली हिलना जारी नहीं रख सकी। उसने उसे शांत करने के लिए धीरे से उसके कंधे को थपथपाया, इसलिए डरो मत, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। शेन ली शक्तिहीन होकर उसके ऊपर बैठ गई, धीरे धीरे शांत हो गई। उसने हान ची के चेहरे को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया और हंसी। कितना अजीब है, ऐसा क्यों है कि भले ही हम एक दूसरे के इतने करीब हैं, एक दूसरे को इतनी कसकर गले लगा रहे हैं, फिर भी मुझे डर लग रहा है। मुझ पर विश्वास करो। हन ची ने अपनी गर्दन पर एक चुंबन रखा। उसने धीरे से सांस ली। थम गीत, मुझे विश्वास करो। जीवन और मृत्यु की शक्ति अचानक स्विच हो गई। जिसने थम गीत को बहुत इस्तेमाल नहीं किया, यह वैसे भी चोट लगी थी। उसने किसी भी अधिक ताकत का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे हन ची की सेवा कर रही थी। लेकिन हन ची की हरकतें बहुत धीमी थी। मैंने निश्चित रूप से इसका आनंद नहीं लिया अभी तक। इस स्थिति में वह अभी भी उसकी देखभाल कर रहा था। थम गीत, मैंने मन ही मन सोचा कि चूंकि हम इतनी दूर आ गए हैं, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि कम से कम हम में से एक तो खुश रहे। उसने अपनी बाहें हान ची की पीठ पर रख दी। उसके होंठ और जीभ उसकी गर्दन की धमनी को कसकर चूस रहे थे। उसने हान ची की असहज निगलने की आवाज सुनी। नीचे से उसकी हरकतें थोड़ी तेज थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। थाम ली ने उसके कान को काटा और धीरे से कहा, थोड़ा जल्दी करो, सब ठीक है। हान ची हंसा, उसकी आवाज कर्कश थी। जल्दी मत करो, यह तुम्हें चोट पहुंचाएगा। थाम ली ने उसे गले लगाया, मैं ठीक हूँ, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। हान ची की हरकतें रुक गईं। उसने धीरे से आह भरी, तुम समझते क्यों नहीं। उसने अपना सिर उठाया और थाम ली की ठुड्डी को काटा, मानो उसे डांट रहा हो। मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। वे दोनों एक दूसरे को थोड़ा खुश करना चाहते थे। थाम ली ने दर्द सहने की कोशिश की, फिर से पहल की, हान ची, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अभी कितना खुश हूँ। उसकी हरकतों के कारण हान ची अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने पलटकर अपने बगल में पड़े कपड़ों को खींचकर थाम ली के शरीर को ढक दिया, अपनी स्थिति बदलते हुए। उसकी हरकतें भी बहुत सहज थी। थाम ली के हाथों ने हान ची की पीठ पर अनगिनत निशान बनाए, लेकिन वह दर्द से चिल्लाई नहीं, केवल कभी-कभी अपने गले से उसका नाम निकालती थी, मानो वह एकमात्र चीज थी जिसे वह महसूस कर सकती थी। मानो इस दुनिया में केवल उनका ही अस्तित्व था, मृत्यु तक अंतहीन। हान ची, उसकी आवाज टूट गई, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ कितना रहना चाहता हूँ। तो चलो साथ रहते हैं। वह नीचे झुका, धीरे से शेन ली के होठों को छूता हुआ। उसकी सांसें और तेज हो गईं। उसके निचले शरीर में उसकी हरकतें तेज हो गईं। शेन ली ने अपने दांत पीस लिए, उसका शरीर भी ऐंठने लगा। गर्मी फैल गई, उसकी सांसें अस्त व्यस्त हो गईं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सांसें बहुत अस्त व्यस्त थीं, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट और ठंडी दोनों थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शेन ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। जब वह जागी, तो शेन ली की दृष्टि ठीक हो गई थी। उसने चारों ओर देखा, पता चला कि इस पत्थर की गुफा का आकार ऐसा था। उसका शरीर अभी भी नंगा था। इस पत्थर की गुफा में हवा का संचार नहीं हो रहा था। अत्यंत अस्पष्ट आभा अभी भी यहाँ थी। हान ची के कपड़ों ने उन दोनों को ढक रखा था। थाम ली हंसी, अपने मन में सोच रही थी कि इसे एक ही बिस्तर पर सोने जैसा माना जा सकता है। वह उठ बैठी,
अपने कपड़ों को खींचने के लिए दौड़ी, जो अभी भी हान ची द्वारा दबाए गए थे। लेकिन हान ची गतिहीन रहा। उसे बहुत देर तक खींचने दिया लेकिन फिर भी वह उन्हें खींच नहीं सका। थाम ली ने भौहें सिकोड़ी। हान ची को सुनकर, जो अपनी आंखें बंद किए हुए था, धीरे से आह भरते हुए, मैं अभी भी तुम्हारे बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी आंखें धुंधली थीं। उन स्पष्ट आंखों में ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभी अभी उठा था। थाम ली ने चुपचाप कहा, अब जब तुम जाग गई हो तो मुझे अपने कपड़े दो। हान ची गतिहीन रहा। उसने केवल इतना कहा, 4 या 5 घंटे में तुम्हें फिर से उपचार करवाना पड़ेगा। यह सुनने के बाद थाम ली एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। जब उसने प्रतिक्रिया की तो उसका चेहरा सख्त हो गया। हाँ, 4 या 5 घंटे में तुम्हें फिर से उपचार करवाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? क्या वह उसे दोबारा बलात्कार करने देगा? क्या वह चाहता है कि वे 4 या 5 घंटे तक इसी तरह नंगे बैठे रहें? इसके अलावा मौजूदा स्थिति में ऐसे शब्द कहते हुए, क्या आपका चेहरा नहीं जलेगा, दिव्य प्रभु? शेनली लंबे समय तक चुप रहा। आखिरकार बल का उपयोग करके हान ची के शरीर के नीचे के कपड़े खींचे। जब समय आएगा तो हम इसका इलाज करेंगे। कपड़े उतारते हुए शेनली ने स्वाभाविक रूप से हान ची के सामने अपने कपड़े पहन लिए। लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि हान ची, जो नंगा था, अब पूरी तरह से कपड़े पहने हुए था। वह हल्के से मुस्कुराया। राजकुमार तुम्हारे साथ शिष्टाचार से पेश आता है, इसलिए हान ची स्वाभाविक रूप से असभ्य नहीं हो सकता। शेनली ने सिर हिलाया और बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह से हो गया। आज का मामला मेरी गलती है, दिव्य भगवान। अपने आप को दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह एक घुटने पर घुटने टेकता है, अपनी ठुड्डी को उठाने के लिए नीचे झुकता है, जबकि शेनली ने अभी तक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसके होंठ उसके खिलाफ दबाए गए। एक पल के लिए रगड़ने से पहले वह शेनली के गूंजने से बचता था। उसकी हंसी ने असहायता का एक सा हिस्सा लिया था। मुझे पता है कि मैं बहुत अलर्ट कर रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ा और वह जमीन पर गिर गई। उसने खुद को पूर्वी सागर में दफना लिया। ऐसा लगता है कि मैं अब सामान्य नहीं हूँ। नहीं, थाम ली की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नहीं, मैं पागल हो सकता हूँ। दूसरे पागल हो सकते हैं, यहाँ तक कि तीनों लोग पागल हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं। आपका शरीर तीनों लोगों से बंधा हुआ है। आप पागल नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? जिंगजी ने कहा, मैंने रसातल में कदम रखा है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने मना कर दिया है, लेकिन अंत में भगवान ने मुझे माफ नहीं किया। शेनली, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुझे यह कहना चाहिए कि यदि आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मेरी तरफ से रहने की कोशिश करें। ठीक है। शांति जीवन की स्थिति नहीं है जो शेनली का पीछा करती है। इस पत्थर की गुफा में वह खुद को बता सकती है कि वह केवल शेनली है। वासना के एक पल को माफ कर सकती है, वह अपनी खुद की थी। लेकिन एक बार बाहर निकलने के बाद वह बी शांग राजा थी। उसके पास एक घर था जो दानव क्षेत्र में बी शांग राजा का भाग्य था, और उसके हाथों में कई सेनापति और सैनिक थे। भले ही जिंगजी बेफिक्र और बेलगाम हो सकता था, स्वर्ग की कसम खा सकता था कि वह व्यक्तिगत कारणों से स्वर्ग के रास्ते के खिलाफ नहीं जाएगा। शेनली अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा भले ही वह 10,000 कदम पीछे हट जाए, वे वास्तव में बाहरी स्वर्ग में चले गए। और जिंगजी के बगल में एक महिला थी जो नहीं जानती थी कि वह उसके साथ ऐसा कुछ कब करवाएगी। स्वर्गीय क्षेत्र एक बाहरी स्वर्ग को कैसे अनुमति दे सकता है जो किसी भी समय ढह सकता है? उस समय मूल रूप से शांतिपूर्ण बाहरी स्वर्ग अब और शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। जिंगजी लंबे समय तक चुप रहा और अंत में हंसा और कहा, इसे भूल जाओ। अब हम यहाँ जो कुछ भी कहते हैं
वह सच नहीं है। हम बाहर जाने के बाद इसके बारे में सोचेंगे।